अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने याद पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम इंजेक्शन ओजेम्पिक के बारे में बताया था। ओजेम्पिक जो है ना, ये शुगर के लिए ट्रीटमेंट नहीं आती हैं तो उसको ब्लो करते हैं ज़्यादा। तो बड़े लोगों ने कहा, एक दोस्त ने पूछा था कि पेशेंट है मेरे, तो मेरे पेशेंट मेरे दोस्त ही होते हैं। उसने पूछा था क्या इंजेक्शन ओजेम्पिक क्या सबसे अच्छा है, तो मैंने उसको बताया था, सारा उसके बारे में डिटेल थी। तो आज मैंने कहा चले मैं इंजेक्शन ओजेम्पिक को ही ले लेता हूँ। बैरियाट्रिक सर्जरी के दौरान भी वो आता है, लेकिन मैं आज ओजेम्पिक के बारे में बताता हूँ। ये इंजेक्शन की शक्ल में है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, टाइप 1 के लिए नहीं है। टाइप 1 होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और कभी कभी मेच्योरिटी में भी इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। बचपन की जुवेनाइल डायबिटीज़ उसमें भी टाइप 1, तो वहाँ तो आउट होगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, इसका नाम है सीमाग्लूटाइड। अब पता नहीं ये सीमाग्लूटाइड में बाद में ये कोई नजमा ग्लूटाइड भी ले आए तो पता कोई नहीं है। तो बहरहाल ये इंजेक्शन की शक्ल में भी आती है और ओरल शक्ल में भी है। इंजेक्शन इसके 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम है। और जो ओरल शक्ल में है ना, रायल बेल्सस के नाम से आती है और बड़ी कॉस्टली है। तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाते हैं इसको, इसके जो इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर, कुछ हफ्तों में ही। तो बहरहाल मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये एक हमारा बॉडी में GLP-1 जो है ना, हमारे हार्मोन है। जो ग्लूकोगोन लाइक प्रोडक्ट हैं उसको 1 कहते हैं। ये एक तरह का शुगर का को नॉर्मली अकरिंग होता है, हार्मोन होता है जो शुगर को रेगुलेट करता है। उसके अंदर एक साइड चेन को मॉडिफाई करके उन्होंने ये सीमाग्लूटाइड निकाला है। ये GLP-1 मॉडिफाइड समझ ले होता है। तो ये क्योंकि मैंने नोट किया है कि जैसे कोई नई दवाई आती है तो उसकी चर्चा बड़ा होता है एकदम। कुछ लोग जंप करके पड़ जाते हैं, उसको देखते नहीं है, और कुछ देर के बाद हो सकता है उसके मसाइल पैदा होते हैं। फिर मार्केट से कई बार ऐसा हुआ है कि वो ड्रॉ हो जाती है। ये नई दवाई है, बड़ी महंगी है, और महंगी होने की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो UK में हो, जहाँ भी हो, तो बड़ी उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। लोग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैसा खर्च करती है। मसलन UK में इस ड्रग के ऊपर कहते हैं 63,80,000 के करीब इसका वो होता है, पर ईयर की कॉस्ट है रुपीज़ में। तो उनका शायद डॉलर में, शायद वो इससे वो और तरह का, ज़ाहिर है डॉलर महंगा उसमें होता हो। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये दवाई है। लोग इसको वेट लॉस के लिए भी कहते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए ये फ़िलहाल जो है ना, FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। फर्स्ट लाइन ड्रग होती है कि आपको देना मजबूरी है, और ना दें तो वो अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग। मेरे लिए तो ये सेकंड और थर्ड लाइन पे भी नहीं आती, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। तो ये जो है ना, ये लिमिटेशन इसकी, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन जो मेरी नज़र में एक तो है कि ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, और रिच लोगों के लिए हैं, जिनके पास पैसे की बहुतात है, पैसे गिने नहीं जाते, उनकी ड्रग है। अब कितने होंगे हमारे रिच? 2%, 3%, चले 5% लगा लें, तो इससे ज़्यादा किधर है। और फिर यह है कि इंजेक्शन की शक्ल में है। और मैं अब ज़ाती तौर पे हर आए दिन टीके लगाने पसंद नहीं करता। इवन मैं इंसुलिन के लिए भी लोगों को, लोग 2-3 बार चेक कर रहे होते हैं, कोई एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा कोई नहीं होता। उनके मसाइल ही होते हैं, तो कंट्रोल शक्ल में होनी चाहिए। फिर यह है कि इसकी लिमिटेशन एक यह है कि ओवरवेट लोगों को देनी। अब ओवरवेट कितने हैं हमारे पास? डायबिटीज़ में तो लोग थिन आउट होते हैं, उनको किधर देनी? जो ऑलरेडी अंडरवेट हो या बॉर्डर लाइन अंडरवेट हो, उनको बिल्कुल नहीं देनी। ठीक है। दूसरा, ये क्विक फिट नहीं है कि जी फट एक आपने देखा और उसको इंजेक्शन आपने लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और लाइफस्टाइल में मैंने बताया हुआ था पिछली बार भी कि मेरा इंजेक्शन एक्सरसाइज सबसे अच्छी क्विक फिट दवाई है शुगर के लिए। और इंजेक्शन ड्यू है, यानी डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन का बेनिफिट इससे कहीं ज़्यादा है। फिर इसकी वेट रिडक्शन जो है ना, वेरी करती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिफरेंट है। किसी का ज़्यादा कम कर सकती है, किसी का थोड़ा कम करती है।
और कुछ देर के बाद इसमें प्लेटू आ जाता है। प्लेटू होता है जब इसका इफेक्ट जो है ना बिल्कुल जो है ना वो लेवल पे आ जाता है, कुछ ज़्यादा वेट शेट कम नहीं करती। तो ये भी कुछ लोगों के साथ ये भी है। और दूसरा ये है कि जब बंद करेंगे तो वेट गेन दोबारा हो जाता है, वो किसी भी स्ट्रेटजी में होता है। तो लिहाजा ये चीज़ें ख्याल ये लिमिटेशन में है। और ये है कि एफडीए ने, मैंने जैसे कहा था कि उन्होंने उसको वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं किया, लेकिन उसकी एक और शक्ल है वेगुवी। वेगुवी को उन्होंने कुछ कुछ ने इसको अप्रूव किया है फॉर वेट लॉस। एफडीए ने भी किया है, उसके अंदर यही सीमाग्लूटाइड है, लेकिन उसकी डोज बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये वो जो ज़ेम्पिक इंजेक्शन में डोज उतनी नहीं है, वेगुवी में ज़्यादा है। तो वेगुवी को उन्होंने वेट लॉस के लिए किया है, लेकिन मैंने बताया जैसे हर चीज़ की लिमिटेशन है, इसकी अपनी लिमिटेशन है, उसको ज़रा ख्याल रखें। और हमारे पास जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। एक पेन जो है ना वो 27,747 रुपये का एक इंजेक्शन का पेन है ज़ेम्पिक का। तो वेट लॉस कैसे होता है? ये कहते हैं नॉर्मली कि जी 3 से 4, 5, 6 पाउंड तक कम हो जाता है। और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने कहा। दूसरा ये है कि आपका इसके साथ 15% तक वेट लॉस कहते हैं, लेकिन अकेले नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस, वो इंजेक्शन एक्सरसाइज, इंजेक्शन ड्यू बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है। करता कैसे ये GLP-1 जो है ना हमारा ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड 1, जो कि नेचुरली अकरिंग हार्मोन है ना, ये भी डाइट को, हमने पहले भी एपिटाइट के बारे में बताया था कि रेगुलेट करता है। ये जो है ना एक तरह की आपको फुलनेस का एहसास देता है, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता है। लिहाजा ये भी आप खाते हैं तो आपको लगता है मैदा फुल हो गया, हालांकि फुल ना भी हो, लेकिन फीलिंग देता है, इसलिए कम खाते हैं। दूसरा आपकी ये जो भूख को कम करता है, फुलनेस का एहसास होता है तो जाहिर है भूख कम होती। फिर आंतों की जो स्टमक की एम्पटिंग को स्लो करता है, यानी स्टमक आपका अगर नॉर्मली 2.5 घंटे में खाली हो रहा है तो इस टीके के बाद आपका 3-3.5 घंटे में खाली होगा। तो आपको एहसास रहेगा कि अभी तो मैंने भरा हुआ है पेट। फिर आंतों की मोटिलिटी को कम कर देता है। अगर आंतें नॉर्मली आपकी सपोज 3-4 मिनट के बाद चलती हैं, तो इसका हो सकता है वो 4.5-5 मिनट के बाद आंतें मूव हों। तो हमारे यहाँ जहाँ पे मसाइल ही गैस के हैं, डिस्टेंशन के हैं, कि जी खाना खाती हूँ या खाना खाता हूँ तो पेट फूल जाता है। तो मैं तो कहता हूँ खाना मैदे में जाता है, मैदा गुब्बारा है, गुब्बारे में कुछ चीज़ जाएगी, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि गुब्बारे का वही साइज है तो फूलता है। तो इसमें और फुलनेस का एहसास होता है, और में भी ब्लोटिंग महसूस होती हो, और उससे बेल्चिंग वेल्चिंग होती है, तो ये मोटिलिटी के इशू इसके साथ आते हैं। तो लिहाजा वेट लॉस मैंने बताया था कि 15% मैक्सिमम रिपोर्टेड है, और काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के बाद आपका होता है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें दूसरी हैं। मैं पर्सनली तो बैरेटिक सर्जरी को, जो रियल वेट लॉस जहाँ पे चाहिए, वो मैं प्रेफर करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने बिल्कुल नहीं लेना, और ये बिल्कुल बहुत सारी कुछ सेफेस्ट दवाई नहीं है। एक तो हम MTC कहते हैं, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा है। थायराइड का कार्सिनोमा का इससे खतरा है। तो जिन लोगों को हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जो मेडलरी कार्सिनोमा है, थायराइड का कैंसर है, उनको तो इसके पास नहीं फटकना चाहिए। फिर एक मेंस होता है, वो भी एक कैंसर की किस्म है। उसको भी हम जो है ना, इसके अंदर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया है, तो वो भी एक बड़ी ग्रुप है जिसके अंदर कैंसर तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर भी एब्सोल्युटली नो। फिर अगर एलर्जी है इसके किसी इंग्रेडिएंट से तो बिल्कुल ओज़ेम्पिक नहीं दें। फिर प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, माएँ फीड कर रही हैं बच्चों को, उनको नहीं देना। जहाँ पे अब जो वांटेड प्रेगनेंसी है तो कहते हैं 2 महीने पहले एटलीस्ट इसको दवाई को बंद करना चाहिए, वरना वो सेफ नहीं है। कुछ लोगों को नोजिया वॉमिटिंग वो तकरीबन सब में होता है, हो सकता है। इसके अलावा जो 18 साल से कम की उम्र को बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरा यह है कि जिनको पित्ते वित्ते में गॉल स्टोन डिजीज़ है, उसके अंदर तो पथरियाँ बथी हैं, उनके लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सारी MTC यानी मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा, मल्टीपल एंडोक्राइन कार्सिनोमा जो न्यूप्लेजिया कहते हैं,
फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में नहीं देता, ये नज़र पे बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो आप बताएं, जिसको शुगर है उसके आगे ही रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारे लोगों को जब वो इस लेवल पे आते हैं तो उनको ऑलरेडी रेटिना डैमेज हो चुकी है, तो उसके अंदर तो एब्सोल्युटली नो। तो फिर क्या फ़ायदा क्या हुआ कि आपका थायराइड का कैंसर हो सकता है, आपका मेंस वगैरह के कैंसर हो सकते हैं। वो मेन मतलब और मर्दों का नहीं, मेन उसका मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया को मेन कहते हैं। रेटिनोपैथी में नहीं देना, अंडरवेट को नहीं देना, बॉर्डर लाइन अंडरवेट को नहीं देना, आपने प्रेगनेंसी में नहीं देना, लैक्टेशन में देना। रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो। इसके बावजूद लोग फर्स्ट लाइन पे मैंने देखा है, जैसे ही डॉक्टरों को एक चीज़ मिलती है वो पहले नंबर पे ये लिख देते हैं, वेट लॉस कह देते हैं। वो उनको जरा आपको ख्याल करना चाहिए। मैं अपनी अपनी अप्रोच है, मेरी अप्रोच तो बड़ा इसका कोई तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे हो सकता है किसी को दूँ, वो भी वेरी वेरी अनलाइकली। इससे बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है ग्लूकोफाज इससे कहीं बेहतर है। फिर दूसरे जो साइड इफेक्ट में आ जाता है, विजन लॉस है। आप नज़र चलिए तो क्या करेंगे ओलंपिक को लेकर। फिर कुछ लोगों को ये स्वेलिंग कर देती है एक्सट्रीमिटीज़ में, पाँव में, ये भी बड़ी बात है। कुछ लोगों को हल्की सी डिजीनेस होती है, फेंटिंग हो सकती है, वो भी मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से, वो उसकी ये कॉज हो सकती है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग एक था जिस ज़माने में, ये यूरोप में भी तनकीद होती है, वहाँ पे एक ओलंपिक फेस था। जिन लोगों ने इसको डिटेल में देखा है ना, उन्होंने, मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगा, वो ओलंपिक फेस में एक फीमेल दिखाई है जिसको उन्होंने बताया है कि ये उसका फेस दवाई शुरू करने से पहले है, और उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद उसका दोबारा फेस बताया। और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने तो उसको चुड़ैल कहता था, लगती है, लेकिन चुड़ैल कहना तो अच्छा नहीं है। वो किसी भी ड्रास्टिक वेट लॉस में हो सकता है। स्किन पे रिंकल पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उम्र से 8 10 6 8 साल ज़्यादा लगने लगते हैं आपके। और ऐसे ही लगता है कि जैसे आपको बिल्कुल किसी ने आपको, कोई जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा टाइप लोग होते हैं, जो चीक्स हैं वो अंदर को खिंची हुई होती हैं और वो आपकी उम्र में बड़े लगते हैं। और बुढ़िया तो ना कहें, स्किन लूज हो जाती है, लटक पड़ती है। तो ये चीज़ें वो है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर अगर आप ले रहे हैं, आपको आवाज़ में भारीपन लगे, होर्सनेस हो जाए, बोलने में डिफ़िकल्टी हो, वो उसका मतलब है कि फिर थायराइड वगैरह में ये जो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको स्वेलिंग नज़र आ जाए गर्दन में, तो फटाफट बंद कर देना है और अपने डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी, और डिस्फेजिया यानी निगलने में दुश्वारी पेश आ जाए, ये भी इसका मतलब है कि हो सकता है थायराइड के प्रॉब्लम ना हो। और थायराइड के प्रॉब्लम मैंने बताया था कि अगर फैमिली में भी किसी को है तो ज़ेम्पिक उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर आप पूछें कि जो ज़ेम्पिक क्या ये बेस्ट ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के लिए, नो, 6 बार नो। ठीक है, उसके लिए और दवाइयाँ हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट, वो मेरी पुरानी वाली, मैं उसको बार बार रिपीट करता था, इंजेक्शन, एक्सरसाइज, उससे अच्छी शुगर में कोई दवाई नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे इंजेक्शन ड्यू है, जिसके अंदर डाइट कंट्रोल है, एक्सरसाइज करनी है, और वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है थ्रू डाइट और थ्रू एक्सरसाइज। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है। लोग हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, जो लोग दे रहे हैं, ज़ाहिर है लोग करते हैं, लेकिन जो मैंने बताई हैं ये फैक्ट्स हैं, ये आप इसको याद रखें। और इवन दैन को डॉक्टर देता तो आप लें, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी है। इसके लिए ओलंपिक का टॉपिक हम क्लोज कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।